नमस्कार, मैं हूं कपिल भार्गव और आप देख रहे हैं मेरे साथ द एमपी वायर। आज हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत करने के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र दिवाकर साहू जी। और आज हम उनसे बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में दिवाकर जी से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सर, मेरा पहला आपसे ये सवाल है कि स्टॉक मार्केट को लोग जुए की तरह समझते हैं। पहली बात तो ये नहीं। हाँ, चलिए अब आगे पूछिए। पहली बात तो ये है कि उसको जुए की तरह समझते हैं। दूसरी बात, अगर हम तुलना करें अमेरिका में, तो 62% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, पर भारत में परसेंटेज केवल 3 से 5% है। तो इसका क्या कारण है? पहली बात तो आपके क्वेश्चन के दो पहलू मुझे समझ में आए। पहला है कि आपने बोला इसको जुआ या सट्टे की तरह लोग समझते हैं। ये परसेप्शन आफ्टर कोविड बदला है, क्योंकि हमें भी अब थोड़ा सा इज्जत मिलने लगी, हम इज्जतदार लोग हो गए हैं आफ्टर कोविड। कोविड से पहले इतनी अवेयरनेस थी, कोविड ने ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म थे उसमें एक अपना ये था, तो घर बैठे लोगों ने को कुछ नहीं समझ में आया तो सब स्टॉक मार्केट में गए। तब समझ में आया लोगों को कि नहीं, यहाँ पे केवल सट्टा नहीं होता है, यहाँ पे एक्चुअल में स्किल काम आती है, पेशेंस काम आता है, डिसिप्लिन काम आता है, और जिसके पास ये सारी चीजें होती है वो सक्सेस होता है। ठीक है ना? तो सिनेरियो चेंज हो रहा है। एज ए ट्रेडर आप एक प्रोफेशन में काउंट किए जा रहे हैं और आपको इज्जत सम्मान भी मिल रहा है ना? आपके पेरेंट और सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, ट्रेडर भी एक अच्छे पैसे बना सकता है, उसका भी एक प्रोफेशन है। अब दूसरा आपने पूछा कि अमेरिका में मोर देन 60%, इंडिया में बिलो 5% है। देखिए, हर चीज का यही रेशियो है। वो अमेरिका है, हम इंडिया है, वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। बिल्कुल, है ना? तो हम भी पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बिफोर आप इस डेटा से पहले बिफोर कोविड का डेटा उठा लीजिए, तो बिलो 1% थे। बिल्कुल, है ना? और 5 साल में 5% आ गए, तो ये तो अच्छी ग्रोथ है। बिल्कुल, समय लगेगा पर हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। है ना? आजकल तो ऐसा भी बोला जा रहा है, जो ये रिटेलर आ रहे हैं, जिस तरह से अकाउंट खुल रहे हैं ना, ये पहले एक वर्डिंग यूज कर रहा हूँ आपको कि पहले दो तरह के होते थे, FII और DII। मतलब जो फॉरेन के बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो आते थे, और DII मतलब जो इंडिया वाले बड़े बड़े लोग हैं, जो म्यूचुअल फंड, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, इनके पैसे। आजकल तीसरी महाशक्ति की चर्चा होने लगी है। वो तीसरी महाशक्ति जो है वो हमारे और आप जैसे रिटेलर हैं। अच्छा, है ना? तो इतने ह्यूज क्वांटिटी में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए वो दिन दूर नहीं कि हम अमेरिका को भी बराबरी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो हमसे 50 साल आगे हैं। तो 50 साल तो नहीं, 10 साल तो टाइम दीजिए ना हमको भी पहुंचने के लिए। पहुंच जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कोई एक नया व्यक्ति आता है स्टॉक मार्केट में, वो अपना पैसा लगाता है, ठीक है, या फिर अपनी मनी को वेस्ट करता है, ये देखें तो अगर वो लॉस में हो जाता है, फिर उसके बाद वो निकल नहीं पाता, कहता है कि यार ये सब जुआबाजी है, ये हम नहीं करेंगे। पर आप एक आम तौर पे एक नए इन्वेस्टर के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उसको किन किन सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए इन्वेस्ट करते समय? देखिए, अगर पहली बात नए हो, आपने न्यू इन्वेस्टर की बात की, तो जो सावधानी आप किसी दूसरे बिजनेस, किसी दूसरे प्रोफेशन में रखते हो, वही सावधानी आपको यहाँ, बहुत बेसिक है, इसको कोई रॉकेट साइंस समझ के मत काम करिए। आप कोई प्रोफेशन, आप एक शॉप चालू कर रहे हो, तो क्या करना चाहिए आपको? आपको उसके बारीकियों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, अपने जो उसके कस्टमर बेस तैयार करना चाहिए। सब कुछ इनिशियली सब कुछ अच्छा सेटअप होगा तो आपको बिजनेस रन हो पाएगा। सेम वही स्किल यहाँ अप्लाई कर दीजिए, कुछ नया थोड़ी ना है। आप पहले इसके बारीकियों को सीखिए, समझिए, इनपेशेंस मत होइए। और सबसे बेस लाइफ का बेसिक रूल, ये कोई सट्टा, गैम्बल, जुआ, शॉर्टकट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रोफेशन है, हाई वैल्यू प्रोफेशन है, हाई स्किल प्रोफेशन है। जितना समय देंगे, जितना अच्छा सीखेंगे, उतना फ्रूटफुल है। अच्छा।
ठीक है ना। आप किसी प्रोफेशन की बात कर लीजिए, है ना। अभी हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि अगर आपको एक मोटर मैकेनिक बनना है, ठीक है ना, बहुत छोटा सा प्रोफेशन है, मोटर मैकेनिक बोल रहे हैं, मोटर मैकेनिक, ठीक है ना। लेकिन आप सोचिए, आप नए हैं, मोटर मैकेनिक बनने जा रहे हैं, तो आप क्या होगा, आप एक एक्सपर्ट के पास गए, उसने आपको बोनट खोला, इंजन खोल के दिखा दिया, ये गियर बॉक्स है, ये इंजन है, ये ऑयल चेंजिंग होते हैं, सारी चीज दिखा दी, क्या आप मोटर मैकेनिक बन गए? आप कल से जाके एक दुकान खोल लीजिए, क्या आप रिपेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। प्रोफेशनल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वक्त देना पड़ेगा। आप 6-8 महीने पहले उसके साथ रहेंगे तो क्या सीखेंगे? सारी चीजें खोलना बंद करना सीखेंगे। फिर कुछ गाड़ियां आएंगी, आप उनको खराब करेंगे, कस्टमर चिल्लाएगा, आप पर नाराज होगा, खराब छोटी सी काम के लिए आएंगे, आप उसको बड़ा बना देंगे, फिर कुछ सही करना सीख जाएंगे, धीरे धीरे एक स्किल डेवलप हो जाएगी, आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, फिर आप सेल्फ मारेंगे और बता देंगे गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है। सेम इस प्रोफेशन में आप उतना पेशेंस, उतना टाइम, उतना पैसा, सब कुछ लेके आएंगे, है ना। ये मार्केट बहुत कुछ रिवार्ड करेगा आपको, किसी भी दूसरे प्रोफेशन से ज्यादा फ्रूटफुल है, लेकिन ये आपको पता है, जो जितना देर से मिलता है, जो जितना हुनर जितनी देर से आएगा, वो उतना ज्यादा फ्रूटफुल होगा, उतना अच्छा होगा। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए कुछ भी नहीं, अच्छे विचार के साथ आइए, पेशेंस के साथ आइए, सीखने और समझने पे ध्यान लगाइए, अर्निंग तो हो ही जाएगा, है ना। वो आमिर खान जी का डायलॉग है, उसको मत भूलिए कि सक्सेस के पीछे मत जाओ, है ना। आप सीखो, सक्सेस तो खुद झक मार के आएगी। तो जैसे ही आपने बताया कि जो नया इन्वेस्टर आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में, एफएनओ भी है, इंट्राडे वगैरह भी चलता है, उसके बाद इक्विटी भी है ना, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। तो मतलब किस में उसको आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, सबका स्टेप बाय स्टेप, है ना। जैसे आप फर्स्ट क्लास में आए, सेकंड क्लास में आए, थर्ड ग्रेड में आए, फिफ्थ में गए, 10th में गए, 12th में गए, ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किए, वैसे इसके भी स्टेप है। आप पहले में आए तो सबसे पहले नॉर्मल इक्विटी को बेचना खरीदना शुरू कर दीजिए, है ना। जब आप थोड़े थोड़े स्किल्ड हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो इक्विटी में आप शॉर्ट टर्म करना शुरू कर दीजिए, स्विंग ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए। वो करने लग गए तो आप इसके बाद फिर डे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। वो समझ गए तो आप डेरिवेटिव में जा सकते हैं, डेरिवेटिव में भी फ्यूचर में जा सकते हैं, फिर ऑप्शन में जा सकते हैं, हेजिंग करना शुरू कर दीजिए, हेजिंग के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटी में जा सकते हैं, करेंसी में जा सकते हैं, जिस सारे हैं, है ना। लेकिन उल्टा आजकल एक बहुत गलत सिनेरियो चल रहा है कि लोग उल्टा, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो मुझसे पूछते हैं ऑप्शन का बताओ, ऑप्शन में कैसे करें? आप समझो ना, कैश का अभी हमने सीखा नहीं, जानते नहीं, इक्विटी हमने सीखा और समझा नहीं है, और सीधे कहाँ ऑप्शन मतलब आप समझिए ग्रेजुएट पीजी लेवल की चीज है। बिल्कुल। और हम अभी 12वीं तक कंप्लीट नहीं किए, सीधे पीजी से एंट्री करना चाह रहे हैं, तो जब रिवर्स गियर में आप आओगे तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा है। सही बात है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए, समय दीजिए, सीखिए, अपनी स्किल को डेवलप करिए, लर्निंग बढ़ाइए, डेफिनेटली सब कुछ करिए। इस मार्केट में कोई मनाही किसी के लिए नहीं है। मैं बोलता हूँ सब कुछ करो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, मार्केट को नहीं देख रहे हो, तो भी म्यूचुअल फंड करो। आप मार्केट नहीं देख रहे हो, ऐप नहीं चला पा रहे हो, शेयर को ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो, है ना। इस मार्केट में जुड़ो, इस मार्केट से अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन रिवर्स गियर में मत जुड़ो। ये सोच के मत आओ कि नहीं यहाँ पे तो पैसे उड़ते हैं, लेकिन आपके पहुंच से ऊपर उड़ते हैं। पहले उस लेवल तक, उस ओहदे तक पहुंच जाइए कि हाँ मैं उस उड़ते हुए पैसे को पकड़ सकता, बिल्कुल, है ना। जमीन में बैठ के उसके ख्वाब देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया इक्विटी के बारे में कि पहला कदम है वो, तो इक्विटी में अगर हम जैसे जाते हैं, कोई अगर नया स्टॉक, जैसे हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि उसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो वो कैसे, क्या रहते हैं, उसकी क्वालिटी क्या रहती है कि नहीं यार ये स्टॉक ले लिया हमने, अब आने वाले 1 महीने में, जैसे स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो आने वाले 1 महीने में 10% तक ऊपर जाएगा,
देखिए एक सिंपल सी बात है, बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, इसको फंडामेंटल देखते हैं, टेक्निकल देखते हैं, ठीक है ना। और जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो अपनी टेक्निकल चार्ट यूज करते हुए आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक निकाल सकते हैं। अच्छा, उससे पहले की एक बात बताता हूँ, उससे पहले एक बहुत ही मतलब बहुत ही बेसिक सी बात को कहानी बताता हूँ। अब अपन बात कर रहे थे कि टेक्निकल फंडामेंटल ये सब है, इससे पहले की एक बात है, बहुत बेसिक, सबके पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है, आपके घर की जो महिला होगी, जो पुरुष होंगे, जो भी जिनको इस मार्केट में कुछ भी नहीं समझ है, उस वो भी इस मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन कर सकता है। इतना इजी है ये, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, बहुत इजी। कैसे? अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत बड़े बड़े शेयर जो बहुत भागे हैं, मैं उनकी कहानी बताता हूँ। आपने देखा होगा, हमारा शायद हम उम्र ही होंगे, है ना, एक जमाना था वो 1998 2000 का, उससे पहले बुलेट और राजदूत आती थी, ठीक है ना। फिर उस समय एलएमएल फ्रीडम आई, टीवीएस विक्टर आई और हीरो की स्प्लेंडर आई, ये सब गाड़ियां स्पोर्ट बाइक्स, ठीक है। तो इन सब ने जो पुरानी बाइकें थी उनका मार्केट कैप्चर कर लिया, उनको मार्केट से बाहर, राजदूत तो मार्केट से बाहर हो गई। पर फिर एक दौर और आपने देखा कि 2007, 8, 10, 11, 12 तक एक ऐसा भी टाइम देखा आपने कि हर युवा, हर किसी की चाहत थी कि नहीं मेरे पास बुलेट होती तो मजा आ जाता। एक समय वो था जब वो लोग स्प्लेंडर उन सब स्पोर्ट बाइक के दीवाने थे, लेकिन ऐसा दौर फिर से आया कि बुलेट होती तो मजा आ जाता, है ना। ऐसी अंदर की फीलिंग सबकी, हम आप हर किसी के मन में ख्वाब था कि बुलेट होती। जब ऐसा आप चारों तरफ महसूस करने लगे, आप खुद महसूस करने लगे, इतनी तलब लग जाए कि ये चीज मुझे होती तो मजा आ जाता, आपके दोस्त जिससे मिलते, हाँ ये चीज होती तो अच्छा होता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब जब डिमांड किसी चीज की बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको जो बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो मनमानी कीमत ले सकता है, उसका मार्जिन बढ़ जाएगा, उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो उस कंपनी के शेयर बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आइसर मोटर बनाती थी, 22 रुपए का शेयर, 30,000 प्लस चला गया, सिंपल सा, सही बात है ना। सोचिए 22 रुपए का शेयर, 30,000, कितने गुना आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हाँ सही बात, कई मल्टीबैगर बन गया। हाँ, तो अब इसमें क्या था, इसमें क्या रॉकेट साइंस था, कुछ नहीं। आपने अपने घर परिवार जहाँ सोसाइटी में रहते हैं वहीं से ऑब्जर्व किया ना कि इसकी डिमांड बढ़ रही है। अभी देखिए 10 साल पहले क्या था, एक नया नया ट्रेंड चला था, पिज्जा बर्गर इन सब का, कहीं बर्थडे में चलो पार्टी में ऑर्डर कर लेते हैं, पिज्जा मंगा लेते हैं, पिज्जा खा रहे थे। पिज्जा कौन इंडिया में कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? जुबिलेंट फूड वर्क्स, ठीक है ना। उसके शेयर बढ़ गए क्योंकि डिमांड, बच्चे आजकल घर में जो हमारी देसी डिशेज हैं वो खाएं या ना खाएं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, है ना। अब हमेशा ही डिमांड रहेगी, आज आप जाके खरीद लें ऐसा नहीं। अभी एक आफ्टर कोविड एक सिनेरियो और बदल रहा है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे जंक फूड को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि नहीं, मेरा ये नहीं एग्जांपल, मेरा बोलने का ये मतलब नहीं कल आ जाके जो क्लाइंट के शेयर कर लो उसके शेयर कर लो, सही है ना। ट्रेंड बदलते हुए ट्रेंड को आप पकड़ सकते हैं कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई कंपनी को सर्च करिए, उसके शेयर खरीद लीजिए और चुपचाप बैठ जाइए, जब तक वो जो आपका परसेप्शन है, जो आपने सोचा है कि इसकी डिमांड चल रही है, जब तक उसकी डिमांड डिक्लाइन होते हुए आपको ना दिखने लगे। जब दिख जाए कि इसकी डिमांड डिक्लाइन हो रही है तो अपना शेयर बेच दीजिए। उसके बिटवीन आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, खुद में खुद सब कुछ हो जाएगा। अच्छा। अभी देखिए ना, बिफोर कोविड एक एग्जांपल और आपको देता हूँ, थोड़ा लंबा चल रहा है ये, है ना। अपन देखिए, अपन आज पहली बार बैठे कर रहे हैं जी। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अपन कई बार बैठेंगे और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां, आपको सोचने का नजरिया बदल जाएगा, है ना। कई बार अपन करेंगे, इसलिए थोड़ा लंबा चलेगा। एक और एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ टाटा मोटर्स का। बिफोर कोविड टाटा में कौन सी गाड़ियां थी? इंडिका, है ना, टाटा इंडिका थी, है ना। उसको तो मैं बताऊं, जिससे मिलते थे कि मुझे भी एक 4 व्हीलर खरीदनी थी, मैं इंडिका सोचा खरीदूं, मेरा दोस्त बोला क्या है, टैक्सी खरीदेगा? मतलब इंडिका मतलब टैक्सी, ठीक है ना, कोई पर्सनल गाड़ी भी समझता ही नहीं था।
दूसरी कोई ऑप्शन टाटा सुमो थी, मतलब ऐसा कुछ विशेष नहीं था, तो शेयर डाउन हो रहे थे ना। लोग टाटा मतलब ना रीसेल वैल्यू थी ना कुछ, तो नहीं खरीद रहे थे। आफ्टर कोविड फिर हैरियर आई, फिर एल्ट्रॉज आई, पंच आई, नेक्सॉन आई, इनने क्या धमाल मचाया। अब देखिए ना, आप किसी, अब अगर आपके पास टाटा की गाड़ी है तो आप ये नहीं सोचते नहीं इसके पास कमजोर गाड़ी है, अब बल्कि एक मेंटेलिटी चेंज हो रही, टाटा गाड़ी मतलब मजबूत गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, ठीक है ना। जब ये अच्छी है तो ऑब्वियसली लोग खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना। तो जो 80 रुपए का शेयर कोविड में गया था वो 1000 रुपए भी गया, क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, लोग टाटा को अब उस नजर से नहीं देखते हैं, है ना, बल्कि टाटा हैरियर खरीदना सपना है लोगों का, सपना है, सही बात है ना। तो जब ऐसे बिहेवियर चेंजेस आते हैं तो देखिए चार्ट में जो चेंजेस आते हैं, जो टेक्निकल चेंजेस आते हैं, तो वो जो चेंजेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं। आप 15 दिन से लेकर के 1 साल तक के ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जो ये बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, लोगों के सोच में बदलाव आता है कि मुझे बुलेट चाहिए, टाटा गाड़ी भी अच्छी गाड़ी होती है, मजबूत सेफेस्ट कार होती है, जब ऐसा बिहेवियर चेंजेस आता है ना, तो ये बहुत लंबे समय तक चलता है। इसमें तो आप इसके शेयर पर्टिकुलर परचेस करिए और जब तक चेंजेस ना आए तब तक रखिए नहीं। मेरा ये सवाल था कि स्विंग ट्रेडिंग है आजकल बहुत फेमस है, लोग 15 दिन के लिए करते हैं, 1 महीने के लिए, कुछ लोग 5 दिन के लिए भी करते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका बताइए आप दर्शकों को कि अगर कोई करता है, कोई इन्वेस्टर है, कोई नया व्यक्ति इसमें कूदा है स्विंग ट्रेडिंग में, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? देखिए पहली बात तो पैसे बनाने का, हम जिस मार्केट में हो बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर बार बुखार की दवा पैरासीटामोल दे दिया आपको, ऐसा नहीं है, ठीक है। अलग अलग रीजन हो सकते हैं, है ना। अभी ये आपने इजराइल ईरान का वार देखा, अब इस वार में क्या था, क्रूड ऑयल स्पाइक कर गया, एनजी स्पाइक कर गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट वो रिलेटेड थी उससे, ठीक है ना। तो आपका स्विंग खत्म हो गया। तो कुछ स्विंग आपको इवेंट बेस मिल जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान के 3 दिन का जो हुआ, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसमें जितने डिफेंस के शेयर थे, ठीक है ना, जो ड्रोन बनाती थी आइडिया फोर्ज नाम की कंपनी, वो रॉकेट बन रही है खुद, ये BEML, सॉरी भारत इलेक्ट्रॉनिक BEL, ये सारे शेयर ये उस इवेंट से रिलेटेड हुए, ये भी स्विंग में गए। दूसरा एक तरीका है, आप चार्ट को फॉलो करिए, जो मैं देखता हूँ। चलिए आपने पूछा तो मैं आमतौर पे क्या देखता हूँ मैं उसकी बात करता हूँ। मैं टेक्निकल की बात करता हूँ, हालांकि सबका अलग परसेप्शन होगा, मैं इसे बहुत ज्यादा नहीं बोलूँ कि आप मेरे को फॉलो करिए, मेरे तरह से काम करिए। मैं सिंपल सा रोज 150-200 चार्ट स्कैन करता हूँ, ठीक है ना। स्कैन करता हूँ वो भी डेली पे, डेली कैंडल पे स्कैन करता हूँ, हाँ, उस पे जिस पे ब्रेकआउट आता है, ठीक है ना, तो मैं पहले ब्रेकआउट में बाई नहीं करता, ठीक है ना। ब्रेकआउट आया और जब वो रिट्रेस करेगा, वापस से नीचे आता है, अपनी सपोर्ट लाइन टच करता है, जब वहां से फिर से मोमेंटम बनता है, तो मैं उस पे बाई करने की कोशिश करता हूं। ज्यादातर सक्सेस रहता हूं, पर फेल होने की भी संभावना रहती है। ब्रेकआउट क्या है? ये ब्रेकआउट थोड़ा सा ब्रेकआउट सिंपल, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ, ये जहाँ इस फ्लोर में बैठे हुए हैं, एक नीचे ये है छत, एक ऊपर छत है, ठीक। मैं चार्ट को बहुत अच्छा एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। ये नीचे है, हम इस पे टिके हुए हैं, मतलब ये सपोर्ट है, ठीक है ना, आप इसके नीचे नहीं जाएंगे, और वो क्या है, छत है, उसके ऊपर भी नहीं जाए, वो आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। चार्ट की भाषा में वो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब अगर आप उसको तोड़ दिए, आप उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिए, तो कहां तक जाएंगे, जहां तक अगली छत ना हो, ठीक है ना। तो जैसे उसको तोड़ के आप ऊपर जाते हैं, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। अच्छा, तोड़ के ऊपर जाना, तोड़ के ऊपर जाना ब्रेकआउट होता है, क्योंकि आपने उसको तोड़ दिया। अब इसको तोड़ दिया, इसका मतलब आपको स्पेस ज्यादा मिल गया ऊपर जाने का। जब ज्यादा स्पेस मिल गया तो आप वहां तक अगले रेजिस्टेंस तक जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, कौन ऐसे रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, आप आमतौर पे ऐसा किया जाता है कि जब कोई रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो शेयर को बाई करते हैं, और सपोर्ट को तोड़ता है तो शेयर को सेल करते हैं।
अच्छा तो ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट होते हैं। अच्छा है ना। तो जब कोई ब्रेकआउट ले, थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाना शुरू किए, जब ऊपर गया ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया थोड़ा सा, उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, और वहां से फिर से ऊपर जाना शुरू हुआ, उसको रिट्रेसमेंट के बाद वहां पे परचेस कर सकते हैं। अच्छा और अगली जहां तक रेजिस्टेंस नहीं तब तक उसको कैरी कर सकते हैं। अच्छा तो जैसे जिसको देखना नहीं आता चार्ट, जो जिसको नॉलेज नहीं है चार्ट की, हाँ। तो वो सोचता है कि चलो मैं घुस जाता हूँ और इसको खरीद लेता हूँ, वो जब बढ़ेगा तो बेच दूंगा। देखिए अब सर जब कुछ भी नहीं आता है तो फिर तो कोई भी टेबलेट फ्रूट उठाए खाएंगे तो एक बेनिफिट हो जाएगा या कि रिएक्शन हो जाएगा, यही होगा, उसमें क्या कह सकते हैं। सही कुछ भी कोई प्रोफेशन उसके सीखने के लिए थोड़ा सा स्किल तो होना पड़ेगा। सही है, सही बात, सीखना और समझना तो पड़ेगा। सही बात। अच्छा जैसे कि किसी स्टॉक का फंडामेंटल होता है, कोई स्टॉक अगर फंडामेंटल वो स्ट्रांग है और उसके शेयर नीचे जा रहे हैं पर वो फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो किसी भी व्यक्ति को उसमें परचेस करना चाहिए, उसे बाय करना चाहिए क्या? क्योंकि वो हो सकता है एक दिन ऊपर भी जाए, क्योंकि फंडामेंटल तो स्ट्रांग है वो। देखिए अगर फंडामेंटल आपके हिसाब, देखिए फंडामेंटल अब ये डिपेंड करता है आप कितने स्किल्ड हैं उस फंडामेंटल को पकड़ने में। नया व्यक्ति सारे फंडामेंटल के फंडे को नहीं समझता है, नहीं समझता, ठीक है ना। लेकिन अगर आप स्किल्ड हो और आपको पता नहीं है अच्छा है फंडामेंटल, तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हो। राकेश झुनझुनवाला जी ने द लीजेंड टाइटन के शेयर 10 साल तक उसका वेट किया। सही बात है। और जब ब्लास्ट हुआ तो किस्मत बदल गई। हाँ सही बात है ना। तो अगर आपको भरोसा है और अच्छा है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल वो एक नहीं तो कल ये मार्केट का साइकिल चलता रहता, घूम फिर के आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा। सही बात है, सही बात है। तो ये हो गया। अब जैसे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक की एक बात आती है, तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक में क्या अंतर है और किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को? दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बोला म्यूचुअल फंड, स्टॉक, डेरिवेटिव, कमोडिटी, किसी से कोई परहेज नहीं। हाँ। बस ये परहेज इस चीज का है कि सबकी अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है, सबकी अलग अलग पॉजिटिव और निगेटिव है। आप उसको उतने हाई लेवल की चीज झेलने के काबिल हैं कि नहीं है ना। अब आप बड़ी मशीन ले लिए, है ना, और आपको फायर करना है, पता चला उसका झटका ही नहीं सह सकते, आपको बैक फायर कर दिया, आपको फ्रैक्चर कर दिया, तो फिर तो तकलीफ वाली बात है। तो इनिशियली अगर किसी को करना है तो मैं दो सिंपल से बात है, आप म्यूचुअल फंड में ये होगा कि आपने अपना पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को दिया है जिसको आप समझदार मानते, समझदार है भी वो, मानते बस नहीं, वो समझदार होगा भी, फंड मैनेजर बोलते हैं, तो उस समझदार व्यक्ति को दे दिया, वो आपके पैसे को अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगा, उससे जो रिटर्न मिलेगा वो आपको मिलेगा, उसका एक सर्टेन चार्जेस है, फीस है, वो उसमें से लेगा। डायरेक्ट इक्विटी परचेज करना है तो थोड़ा आपको समझ होना चाहिए, या कि आप किसी व्यक्ति से डायरेक्ट जुड़े हों जो आपको वो सलाह दे सके, जो समझदारी हो उसके पास, तो डायरेक्ट ले सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें आपका पैसा, आपका जो 100 रुपए डाला आपने, आपका 100 रुपए बहुत सारी जगह इन्वेस्ट होता है, तो आपका रिस्क और रिवार्ड दोनों वहां पे बैलेंस हो जाते हैं। यहाँ पे आप अकेले जा रहे हो, ठीक है ना, तो अकेले जाओगे, आपका 100 रुपए 100 जगह तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, 100 रुपए ऑलरेडी बहुत कम अमाउंट है, तो वो एक शेयर में लग सकता है। अब वो शेयर चला तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा हो सकता है, और नहीं चला, नीचे चला गया तो लॉस भी हो सकता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। थोड़ा एक्सपर्टाइज आ जाए तो इक्विटी में चाहिए। अच्छा। एकदम कुछ भी नहीं पता तो पहले सीख लो, समझ लो, तब जाओ, है ना। उसके पहले एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड परचेज करो, ये करो। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो समझ होनी बहुत जरूरी है। हर एक समझ, कोई भी दुनिया में कोई भी काम करो बिना समझ तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो फंडामेंटल चीज होती है, बेसिक, मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब हमारे दर्शकों को आप बताएं कि फंडामेंटल में मतलब क्या चीज इंपॉर्टेंट रहती है। कोई भी स्टॉक का बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, अच्छा, सिंपल सी बात है। कोई दुकान नेट प्रॉफिट
प्रॉफिट तो पहले रेवेन्यू देखते हैं, माल बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। अच्छा। है ना, अब बिक रहा है तो फिर प्रॉफिट देख रहे हैं, बिक रहा है तो ऐसा तो नहीं डिस्काउंट दे करके सारा माल बेच रहा है और लॉस में जा रहा है। तो रेवेन्यू देख लिया हमने, प्रॉफिट मार्जिन देख लिया, उसके बाद डेट लायबिलिटी देख लिया, कैश फ्लो देख लिया, बस। और थोड़ा सा और अच्छी समझ है प्रोडक्ट को देख लिया कि ऐसा तो नहीं है कि ये केवल शॉर्ट टर्म के लिए आया है, कोविड आया है तो इनने मास्क और सैनिटाइजर बना के बेच लिए, रेवेन्यू दिख गया, शेयर की प्राइस भाग गई, हमने ऊपर लेवल में खरीद लिया, कोविड चला गया तो इनका बिजनेस डाउन हो गया तो हमारा शेयर भी डाउन हो जाएगा। तो अपन उसकी सेल्स मतलब रेवेन्यू देख लेते हैं और प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं, कैश फ्लो देख लेते हैं, डेट देख लेते हैं और उसके साथ थोड़ा प्रोडक्ट का विजन भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट इसी वे में इसी तरीके से चलता रहेगा ना, ऐसा कोई शॉर्ट टर्म ओकेजनरी प्रोडक्ट तो नहीं है। बस इतना सा देखना, इतना देख लिया तो सब अच्छा ही होगा, ठीक है ना। थोड़ी सी ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाए, थोड़ा लक फैक्टर मिल जाए, क्योंकि वो हर जगह कोई भी काम करो जीवन में, सही बात है ना, उसके बिना कभी कितने भी एक्सपर्ट हो गलती कोई भी कर सकता है, थोड़ा उसको सपोर्ट मिल जाएगा सब अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मेरा ये लास्ट सवाल है जी, अंतिम सवाल जी। है कि एफआईआई के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि फॉरेन जो इन्वेस्टर होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही वो लोग रिसर्च करके कोई भी स्टॉक में निवेश करते हैं। तो जब कोई वो स्टॉक में निवेश करते हैं और हम देखते हैं कि 22% अगर उनके स्टॉक है, अगले साल जैसे 2024 में 22 थे, अब इस बार उनके 25 हो गए, 3% एफआईआई बढ़ गए उसमें। तो क्या अगर एफआईआई खरीद रहे हैं तो इसका मतलब भाई कुछ तो है वो स्टॉक में, उसे परचेस कर सकते, कोई दम तो है तभी वो आया कूदा है। हाँ, ये अच्छी सोच है, ऐसा सोचा जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन आज थोड़ा सिनेरियो बदल रहा है। अच्छा। जब से तीसरी महाशक्ति आ गई है, तीसरी महाशक्ति मैंने आपको बताया कि तीसरी महाशक्ति का रिटेलर आ गए हैं, तो आज किस स्टेट में किसी को भी हमारे जो इंस्टीट्यूशन डीआईआई जिनको बोलते हैं म्यूचुअल फंड हाउस हैं, उनके पास पैसे की कमी थोड़ी ना है, भर भर के पैसा जा रहा है, हर कोई एसआईपी कर रहा है, ठीक है ना। तो वो भी जिनको खरीद रहे हैं वो भी शेयर कमजोर नहीं है, उनको कहीं से भी कमजोर नहीं मान सकते हैं। एक टाइम था जब एफआईआई सब कुछ ऑपरेट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा उनका इफेक्ट खत्म हो गया है, लेकिन कम जरूर हो गया है ना। बहुत सारे शेयर स्टेक बढ़े हैं पर वो शेयर नहीं बढ़ रहे हैं, तो केवल उसी को फॉलो करके अपना काम करना नहीं, क्यों? क्योंकि उनका ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, आप देखिए यहाँ इंडिविजुअल कैसे डिपेंड करता है, उनने जो खरीदा है उनका जो टाइम फ्रेम है 5 साल के लिए खरीदा है, हम पेशेंस नहीं है हमारे अंदर, हमने देखा है एक दिन बढ़ा है तो खरीद लिए, अब वो तो 5 साल वेट करेंगे, हम 5 साल थोड़ी, हम तो 5 दिन वाले हैं। सही बात है। तो हर जगह सारे लॉजिक अलग अलग होते हैं। सही बात, बिल्कुल। तो हमारे साथ आज दिवाकर जी थे जो इन्वेस्टर एडवाइजर हैं, लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, हमारे दर्शकों को भी बताया उन्होंने और समझा भी होगा। तो हम स्टॉक के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें, आगे भी इनको बुलाते रहेंगे दिवाकर जी को, और स्टॉक मार्केट के बारे में और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, क्योंकि आज के समय में जागरूकता बहुत जरूरी है भारत में, हमारे देश में स्टॉक को लेकर। जो सट्टेबाजी के लोग समझते हैं, जैसे कि मेरे परिवार में भी लोग कहते हैं कि यार ये दूर रहो इस चीज से, ये तो कोई मतलब की नहीं है, पर मुझे लगता है कि नहीं, ये मतलब की चीज है। जब सरकार ने लीगल किया है, जब सरकार इसे मानती है, तो ये फायदेमंद क्यों नहीं हो सकती। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज चर्चा के लिए, फिर हम आपको फिर इनवाइट करेंगे, फिर लोगों को और अच्छी अच्छी बातें आप बताइएगा ताकि लोग आगे जरूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर।